Hello everyone, so welcome to the next lecture of chemical bonding. And before we continue with our journey of dipole moments and the problem जो आपको homework के लिए दिया गया था distorted octahedral की geometry, let us start with that. देखो distorted octahedral में क्या होता है, XCF6 में जो expected है वो है कि 6 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है. तो अगर आप बोलोगे कि 5 को हम प्लेन में रखते हैं और एक फ्लोरीन ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, मतलब हम पेंटागनल पिरामिडल की अगर बात करें तो वैसा नहीं होता. इसमें इवेंचुअली होता क्या है, सेंटर में यहाँ पर आपका जीनॉन आ गया और जो 6 फ्लोरीन हैं वो नॉर्मल टेट्राहीड्रल वाली ही 6 पोजीशन पे हैं. तो फिर लोन पेयर कहाँ जाएगा? लोन पेयर यहाँ पे एक डायनेमिक, यहाँ जो स्ट्रक्चर है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है. जैसे लोन पेयर अभी यहाँ पे इस तरफ ओरिएंटेड है, ठीक है, पीकिंग आउट फ्रॉम दिस फेस ऑफ दिस ऑक्टाहेड्रल. अभी ऐसा है, फिर ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये नीचे वाला, ये वाला जो सरफेस है यहाँ से इस तरह से इस ओरिएंटेशन में आ जाएगा. तो लोन पेयर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं रहा, इट इज़ इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम की वजह से इसका डायपोल मोमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा. तो इसको भूल जाओ कि जो लोन पेयर है ये है हमारे पास. तो अगर इसको हम डायपोल मोमेंट के सिनेरियो से एलिमिनेट कर दें और ये 6 पोजीशन पे फ्लोरीन ही लगे हैं, तो एक्स एक्सिस पे 2 फ्लोरीन, वाई पे 2 फ्लोरीन, जेड पे 2 फ्लोरीन, तो सारे एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को क्या कर रहे हैं? कैंसिल. तो XCF6 में जो डायपोल मोमेंट आएगा वो रफली ज़ीरो आता है. ओके, रफली ज़ीरो, मतलब डायपोल मोमेंट में लोन पेयर की वजह से कोई खास कॉन्ट्रीब्यूशन रहती नहीं. तो द स्ट्रक्चर इज इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो ये है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री. ओके, तो अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. आई थिंक वी वर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम ऑन डायपोल मोमेंट, राइट. तो हमें ये बताना था कि यहाँ पे जीरो होगा या नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होगा फॉर दीज मॉलिक्यूल्स. देखो BeCl2 वी नो इट्स अ लीनियर स्ट्रक्चर. तो लीनियर स्ट्रक्चर में दोनों तरफ बॉन्ड सेम है, तो जो डायपोल मोमेंट आएंगी दोनों की, दे विल एग्जैक्टली कैंसल आउट. तो म्यू रिजल्टेंट विल बी जीरो. तो इंडिविजुअल बॉन्ड में डायपोल है बट रिजल्टेंट डायपोल दोनों का कैंसिल हो रहा है. तो पहले का जीरो आ गया. कार्बन डाइऑक्साइड का भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर वी हैव, ठीक है. तो इंडिविजुअल बॉन्ड में डायपोल है बट रिजल्टेंट इज जीरो. देन BF3, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर भी वी हैव अ सिमिट्रिकल अरेंजमेंट, ट्रायगोनल प्लेनर. तो तीनों की डायपोल मोमेंट के जो वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, एंगल भी बराबर है, तो तीनों का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं. CH4 में यहाँ पर भी जीरो है, CCl4 में यहाँ पर भी एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, ऑल द बॉन्ड एंगल्स एंड द डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, तो रिजल्टेंट जीरो. XeF4, अब XeF4 में स्ट्रक्चर क्या होता है? 4 इसके बॉन्ड बन रहे हैं, 2 इसके लोन पेयर हैं. तो ऑक्टाहेड्रल में हम लोन पेयर को कहाँ रखते हैं? लोन पेयर को रखते हैं हम हमेशा, अगर 2 आएंगे तो ऑब्वियसली उनको एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, तो हम एक एक्सिस के 2 एक्सट्रीम पेयर को रखते हैं और फ्लोरीन को इन 4 कॉर्नर्स पे हमने रख दिया. तो ये दोनों फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट आपस में क्या कर रहा है? कैंसिल हो रहा है ये दोनों, और इन दोनों फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट भी कैंसिल हो रहा है और लोन पेयर का भी कैंसिल हो रहा है. तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो. देन XeF2 का स्ट्रक्चर हमारे पास लीनियर था, 2 फ्लोरीन इसके एक्सियल में थे और जो 3 लोन पेयर थे वो इक्वेटोरियल प्लेन में थे. तो यहाँ पर भी ये जो 3 लोन पेयर हैं तीनों 120, 120, 120 पे हैं. तो लोन पेयर तीनों एक दूसरे का डायपोल मोमेंट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और दोनों फ्लोरीन भी डायपोल मोमेंट का न्यूट्रलाइज कर रहे हैं क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है. इसका डायपोल इधर रहेगा, इसका डायपोल इधर रहेगा, और 3 जो लोन पेयर हैं तीनों का डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन एक दूसरे के साथ 120 पे है. तो 3 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर इक्वल एंगल पे होंगे, तो उनका रिजल्टेंट जीरो होगा. PCl5 में अगेन सेम थिंग, फॉस्फोरस के 3 बॉन्ड इक्वेटोरियल प्लेन में है, 2 बॉन्ड यहाँ पर एक्सियल में है. तो ये 3 इक्वेटोरियल के सेम प्लेन में है और सेम एंगल पे हैं, तो तीनों आपस में जीरो कर रहे हैं. और एक्सियल पे जो 2 क्लोरीन लगे हैं ये भी एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट यहाँ पे जीरो है. देन XeF5 पॉजिटिव, तो जिनॉन के पास 8 की वैलेंस है, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 7 रह गए.
7 में से 5 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं और एक रह गया लोन पेयर, तो वी हैव 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो 6। तो 6 में वी हैव दिस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, 5 पोजीशन पे तो बॉन्ड बन रहे हैं, एक रहेगा लोन पेयर। तो ये जो 5 फ्लोरीन हैं इनमें से 4 तो एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 हैं आपस में ये कैंसिल कर रहे हैं, ये 2 भी कैंसिल कर रहे हैं, बट एक फ्लोरीन का रिजल्टेंट रहेगा। तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ म्यू रिजल्टेंट, तो ये नॉन जीरो है। देन CH3 पॉजिटिव, कार्बन की 4 वैलेंस होती है, पॉजिटिव चार्ज मतलब 3 ही वैलेंस है, तो 3 में जो ज्योमेट्री आती है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर में भी क्या हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल 120 120 120 है, तो इसका भी रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। CH3 माइनस, अब कार्बन की वैलेंस 4, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, मतलब हो गए 5, 5 में से 3 ने बना लिए बॉन्ड, ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन के बन गए बॉन्ड और एक रह जाएगा लोन पेयर। तो डेफिनेटली ऑल 4 आर नॉट सेम, तो सेम नहीं है, तो नेट डायपोल मोमेंट लोन पेयर की डायरेक्शन में रहेगा, तो रिजल्टेंट इज नॉन जीरो इन दिस केस। देन एल के लिए बात करें तो XeF3 पॉजिटिव, तो जीनॉन की वैलेंस 8, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 7 रह गए, 7 में से 3 के बॉन्ड बन रहे हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर आ जाएंगे, 5 के लिए ज्योमेट्रीज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब फ्लोरीन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहा गया है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में हमेशा एक्सियल पोजीशन पे ही उसको रखना है, तो तीसरी को फिर इक्वेटोरियल पे रखना पड़ेगा, और जो 2 लोन पेयर हैं उनको इक्वेटोरियल पे रख दिया। तो ये जो 2 एक्सियल फ्लोरीन हैं ये एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर रहे हैं, पर ये जो फ्लोरीन है ये 2 लोन पेयर के साथ एग्जैक्टली बैलेंस नहीं हो, क्योंकि इन तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होंगे, तो नॉन जीरो नेट डायपोल मोमेंट, राइट। फिर उसके बाद इस तरह का ये एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी कि बेंजीन का क्या है, बेंजीन का अपना कोई डायपोल मोमेंट नहीं है यहाँ पे। पर ये जो क्लोरीन है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ होगा और ये क्लोरीन है इसका इस तरफ होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो यस इसका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, और कुछ इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट रहेगा। देन मेटा, जब ये मतलब ये 1 और ये 3 पोजीशन पे हैं, तो दोनों के डायपोल मोमेंट्स के बीच में एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो थोड़ा बहुत कैंसिल कर रहे हैं, एंटायरली तो नहीं कर देंगे पर थोड़ा बहुत, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ भी जो रिजल्टेंट है वो नॉन जीरो है, पर इस केस में एग्जैक्टली ये 180 डिग्री पे हैं, तो दोनों का डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो यहाँ पे म्यू रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, राइट। देन एन केस, ये एक थोड़ा सा टिपिकल केस है, ये आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको आएगा, अभी के लिए बस याद कर लो कि इस केस में ऐसा नहीं होता कि दोनों OH ग्रुप का है 180 डिग्री पे, नो डाउट, बट इसमें एक रेजोनेंस का फिनोमेना रहेगा जिसकी वजह से लोन पेयर की मूवमेंट्स ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कैंसिल हो जाएं, ठीक है, तो इसका म्यू रिजल्टेंट नॉन जीरो रहता है। तो दिस समथिंग लाइक कि ऑक्सीजन के पास एक H है और उसके पास 2 लोन पेयर भी हैं, तो अगर हम रेजोनेंस को कंसीडर ना भी करें तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लोन पेयर की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो, ठीक है, तो ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल हो सकता है यहाँ पे कर रहे हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि H इसी तरफ और दोनों लोन पेयर इस तरफ आ जाएं, तो ये मान लो, तो इस केस में मूवमेंट्स आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो रहता है। तो इस केस की आपको ज़्यादा जो डिटेल है, एक्सप्लेनेशन है, वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी व्हेन यू स्टार्ट विद द ऑर्गेनिक पार्ट। तो अभी के लिए अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए तो रिमेंबर कि ये वाला केस नॉन जीरो डायपोल मोमेंट का है। देन सम इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स जैसे कि HF, HCl, HBr, HI, तो ये कॉमन सेंस में फिट भी बैठता है कि डायरेक्टली कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसका डायपोल मोमेंट यहाँ पे बड़ा होगा, ठीक है। बट जब हम CH3X की बात करते हैं तो CH3Cl की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा जाती है CH3F से। नाउ दिस डजंट लाइक फिट विद अवर डे टू डे एक्सपीरियंस। डायपोल मोमेंट का जो रहता है कि यार फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसका ज़्यादा होना चाहिए, बट हम भूल जाते हैं कि जो डायपोल मोमेंट है दैट इज एक्चुअली चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस भी तो मैटर करता है ना, 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, और कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड काफ़ी छोटा है जबकि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लंबा है, तो उसके केस में क्या होगा, कार्बन क्लोरीन में नो डाउट पोलैरिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि कार्बन फ्लोरीन में है, बट डिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, तो नेट प्रोडक्ट में म्यू की वैल्यू हल्की सी बड़ी आ जाती है। तो देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के
म्यू की वैल्यू में, ठीक है, ये डिबाई में है कैपिटल डी, तो 1.860 डिबाई 1.847 डिबाई, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये एनसीईआरटी ने वैल्यू दी है पेज नंबर 286 एनसीईआरटी 12th क्लास, राइट। तो ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में पहले। तो जो एनसीईआरटी में एक्सेप्शन दे रखे होते हैं, एंड इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, ये एक प्रॉपर वैल्यू है, बट इट इज़ ए कैलकुलेटेड वैल्यू। तो जब तक आपको चार्ज और डिस्टेंस पता नहीं होगा, हम गैस ही मारते हैं डायपोल मोमेंट में, वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, सो वी हैव टू कैलकुलेट इट। सो व्हेन वी कैलकुलेट दीज आर द वैल्यूज। फिर CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। CCl4 तो हमें पता है कि परफेक्टली सिमेट्रिकल, मतलब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, तो सारे आपस में कैंसिल हो रहे हैं। CH3Cl में क्या है कि एक Cl क्योंकि लंबा बॉन्ड है, बाकी H छोटे बॉन्ड्स हैं, तो एक नेट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में बड़ा आएगा, और ये तीन को तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, तो एक ही डायरेक्शन में है। CH2Cl2 में क्या प्रॉब्लम है? आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 क्लोरीन आ रहे हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट बड़ा होना चाहिए, बट द फैक्ट इज दोनों जो डायपोल मोमेंट हैं वो 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा एंगल है। जब दो वेक्टर 90 डिग्री से बड़े एंगल पे होंगे तो वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, वो एक दूसरे को थोड़ा सा कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए दूसरे केस में डायपोल मोमेंट थोड़ा कम हो गया। 3 हो जाएंगे तो तीनों ग्रेटर देन 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे, तो और कैंसिल करेंगे, तो इसलिए डायपोल मोमेंट इस तरह से कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेंड याद रहेंगे। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, क्योंकि अब हम बात करने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की, और हमने बेसिक सा केमिकल बॉन्ड आयनिक कोवेलेंट पढ़ लिया हुआ है, मेटालिक का भी बचा, उसको बाद में अपन कर लेंगे। देखो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में एक तो आ गया मेन हमारे स्ट्रॉन्ग जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिनकी वजह से स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर बनता है। देन देर आर वीक बॉन्ड्स, दैट इज बॉन्ड फॉर्म बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, कि दो मॉलिक्यूल, देखो केमिकल बॉन्ड कहाँ बना, मॉलिक्यूल बनाने में बना, जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड बना तो ये केमिकल बॉन्ड है। पर ये एक ए बी का मॉलिक्यूल और एक दूसरा ए बी का मॉलिक्यूल, इनके बीच में भी शायद कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, तो वो केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, बट स्टिल दे आर अट्रैक्टेड। जैसे दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में तो अट्रैक्टेड रहते हैं ना, ठीक है, तो उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, द फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जबकि वाटर में एच और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है दैट्स अ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो उनको एक शेप या ज्योमेट्री प्रोवाइड करता है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल रहती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की जनरली लेस देन 42 किलो जूल पर मोल रहती है जनरली। एंड केमिकल बॉन्ड में हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इसमें कैटायन होता है, एनायन होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमने पढ़ा है। देन कोवलेंट बॉन्ड में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब शेयरिंग में दोनों एटम हो सकता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, ठीक है, तो पोलैरिटी आ जाए, जैसे HCl है, HCl में Cl पे पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है। नॉन पोलर भी हो सकते हैं, जैसे Cl2, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो दोनों में कोई पोलैरिटी नहीं आएगी, तो नॉन पोलर भी हो सकते हैं और पोलर भी हो सकते हैं। देन मेटालिक बॉन्ड, कि मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन वी विल स्टडी आफ्टर दिस टॉपिक, राइट। तो ये होगी केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म बाय इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज में देखो क्या क्या आता है, वी हैव बॉन्ड फॉर्म बाय वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, एंड वी हैव अ हाइड्रोजन बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, और स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल फोर्सेज। ये तीनों ऑलमोस्ट सेम ही कैटेगरी में कंसिडर कर लिए जाते हैं, क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी 8 से 42 किलो जूल पर मोल है, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। और जो वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज से बनते हैं उनको बोलते हैं वॉन डर वाल्स फोर्सेज। तो उनसे जो बॉन्ड बनेगा या जो वीक फोर्सेज होंगी, उनकी बॉन्ड एनर्जी लेस देन 8 किलो जूल पर मोल होती है। तो वीक वॉन डर वाल फोर्सेज से क्या क्या बनते हैं, एक वीक आयन डाइपोल, वीक डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल या लंडन फोर्सेज, ये सबसे वीक होती हैं। आयन डाइपोल का क्या है, एक आयन है, कैटायन हो गया, एनायन हो गया, और उसके साथ एक डाइपोल है। डाइपोल में मान लो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है डाइपोल का जो नेगेटिव एंड है उसी को पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट करेगी। कैटायन है तो वो डाइपोल को किसको अट्रैक्ट करेगा, उसके नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। डाइपोल डाइपोल में क्या है, दोनों डाइपोल हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये, और एक और नेगेटिव पॉजिटिव। दोनों डाइपोल इस तरह से रखें कि एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड के सामने आ रहा है। फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस कर दिया। तो ये सारी जो डिटेल हैं वी विल स्टडी प्रॉपरली, इसको हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। तो अभी तो जस्ट डिस्क्रिप्शन देख लो कि हाँ ये वैरायटी अपने पास होती है,
अभी तो हम वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में देखो, इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वाटर नॉर्मली लिक्विड स्टेट में रहता है, जबकि H2S बाकी जो उसके हाइड्राइड्स हैं वो गैसेस स्टेट में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड रियलिटी में है क्या? रियलिटी में देखो तो इट्स अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, राइट। डाइपोल डाइपोल फोर्सेज कैसी हैं? जैसे देखो HCl की अगर हम बात करें तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो ये एक डाइपोल बन गया, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल भी होगा वहाँ पे HCl का, राइट। अब ये H पे फिर से पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तो दोनों मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो इसी तरह से अरेंज होंगे ना, नेगेटिव के सामने नेगेटिव तो नहीं आएगा। तो इनके बीच की ये जो थोड़ी सी अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी, ये एक डाइपोल और दूसरे डाइपोल के बीच में है। फिर इसके आगे तीसरा मॉलिक्यूल लग जाएगा HCl। तो इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जितने ये स्ट्रांग फोर्सेज होगी उतने ये ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। तो इसको बॉयल करना, मतलब इसको एक दूसरे से अलग करके वेपर फेज में लेके जाना और मुश्किल होगा। तो हायर द और स्ट्रॉन्गर द फोर्सेज, ग्रेटर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, दे अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डेंसिटी क्या है उसकी, या उसकी विस्कोसिटी क्या है। तो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का, राइट। अब बात करते हैं, तो क्या क्या लिख लेते हैं यहाँ पर अपन? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, ठीक है, अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की वेरिएशन से। अब हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए, इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? जो दो चार्जेस के बीच में होती है, ठीक है। दो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, पर क्योंकि ये अट्रैक्शन है तो ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच की होगी। पर ये एब्सोल्यूट चार्जेस नहीं होते, पार्शियल चार्जेस हैं। इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन, तो एक इनमें से हाइड्रोजन होना चाहिए, एंड एटम्स ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हाइड्रोजन का किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। पर ये कोई भी हाइड्रोजन ले लेंगे हम, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन भी वही होगा जो खुद भी इन्हीं एलिमेंट से कनेक्टेड हो। मतलब हाइड्रोजन का बॉन्ड हम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से होना चाहिए ऑलरेडी, एक कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से वो अट्रैक्शन फील करेगा, उसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेनली इन्हीं के साथ देखने में मिलता है। इनके साथ जो अट्रैक्टिव फोर्स आती है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देख लो, जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। तो देखो इसकी जो स्ट्रेंथ है, इट वेरीज फ्रॉम 5 to 50 किलो जूल पर मोल यूजुअली। इससे ज़्यादा भी रह सकती है, ठीक है। इससे थोड़ी सी मतलब कम तो नहीं रहेगी, पर जनरली इससे ज़्यादा कुछ केसेस में होती है। देन इट कैन बी कंसिडर्ड अ स्पेशल केस ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, कि डाइपोल डाइपोल का काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड देखो कैसे बना, जैसे NH है तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन से कनेक्टेड है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, तो ये एक डाइपोल बना। अब इसके सामने अगर ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन हो तो वो भी अकेले तो नहीं होंगे, वो भी आगे किसी से कनेक्टेड होंगे। तो ये ऑक्सीजन जिस मर्जी से कनेक्टेड हो, नाइट्रोजन जिस मर्जी से कनेक्टेड हो, फ्लोरीन जिस मर्जी से कनेक्टेड होगा, इनके अपने बॉन्ड में भी क्या होगा? डाइपोल मोमेंट तो आएगा, क्योंकि ये तीनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा। तो इसके ऊपर यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन अगर सामने है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव होगा, ठीक है। देन ये है, इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा। तो ये ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा, मतलब ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो चाहे फ्लोरीन हो, तीनों के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस तो आएंगे, और वो जिसके साथ भी बॉन्ड बना रहे होंगे उसमें भी उसका डाइपोल होगा। तो सामने एक डाइपोल है, इधर एक डाइपोल है, दोनों डाइपोल डाइपोल के बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्सेज आई। तो OH वाला हाइड्रोजन है, हाँ यहाँ पर भी पोलैरिटी आ रही है तो इसके बीच में डाइपोल डाइपोल आएगा। फ्लोरीन और हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी पोलैरिटी आ रही है तो इसके बीच में होगा। कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करता इस बॉन्डिंग में।
हाइड्रोजन खुद भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होना चाहिए, तभी तो उसमें डाइपोल बनेगा, तो उससे डाइपोल डाइपोल। तो हाइड्रोजन के सामने जिसके साथ बॉन्ड बनाना है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए, पर जिसके साथ वो खुद बॉन्डेड है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट, समझे? ठीक है, तो जस्ट नोट इट डाउन। अब देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड। अब जब दो चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, दो डाइपोल को, ये एक डाइपोल है ये दूसरा डाइपोल है, तो ऑब्वियसली बात है अगर दोनों क्लोज होंगे तो ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे, दोनों दूर होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाएंगी, राइट? तो अगर हम सॉलिड का केस लें तो सॉलिड में क्योंकि मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगी। पर गैसेस में वही चीज़ गैसेस स्टेट में ले लो तो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो वहाँ पर जो एच बॉन्डिंग आएगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो वाटर अगर हम आइस में लें तो आइस में उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होगी, ठीक है। लिक्विड में क्या होगा उसका, लिक्विड में उसकी थोड़ी वीक हो जाएगी। गैसेस में अगर हम वेपर ले लें वाटर के तो उसमें उसकी एच बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा वीक हो जानी चाहिए, राइट? तो फिजिकल स्टेट का भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनकी एसिडिटी बेसिसिटी तक अफेक्ट होती है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट होता है, पैकिंग कितनी अच्छी हो रही है उसके क्रिस्टल में वो अफेक्ट होती है। तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम एसिडिटी, बेसिसिटी, देन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये सारे, इवन लेटिस एनर्जी, ये सारी चीज़ों पे फर्क इफेक्ट पड़ता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रॉडली अगर हम डिफाइन करें तो एक है इंटर मॉलिक्यूलर और एक है इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब, इंटर मॉलिक्यूलर कब होती है, जब हमारे पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल किसके हो सकते हैं, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं और अलग अलग के भी हो सकते हैं। जैसे कि एक वाटर था और दूसरा भी वाटर था, तो वाटर वाटर के बीच में कर लिए, पर वाटर और अमोनिया के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। वाटर और अल्कोहल के बीच में भी हो सकती है। कैसे, अल्कोहल के पास भी एक हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो इसमें डाइपोल बन जाएगा। और वाटर में भी हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसमें भी डाइपोल बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों सेम मॉलिक्यूल, मतलब सेम कंपाउंड के मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच में दो अलग अलग होंगे, उनके बीच में फिर आप बोल सकते हो कि NH3 और NH3 के बीच में हो सकती है, HF और वाटर के बीच में हो सकती है, HF और NH3 के बीच में हो सकती है, HF और HF के बीच में हो सकती है, राइट। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होती है दैट इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर, और जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर ही हो जाए दैट इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो विद इन द सेम मॉलिक्यूल के कुछ टिपिकल केसेस हैं, जैसे ये है ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड, ठीक, कॉमन नेम है इसका, ठीक है। तो एंड दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, फिनोल क्या होता है, जब बेंजीन पे OH ग्रुप लगे इसको बोलते हैं फिनोल, ठीक है। इसका जो ये साथ वाला पोजीशन है इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, और ये वाला जो पोजीशन है इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। तो ये वाली भी मेटा है, ये वाली भी ऑर्थो है, और ये जो बॉटम पे है इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। तो अभी ये जो OH है इसकी ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा है, तो इन दोनों में अब देखो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर OH, तो OH में पोलैरिटी आ जाएगी, ये NO2 इसमें भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में H बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर CHO में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, OH में पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ गया इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग के केसेस पूछे जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर क्योंकि NCERT में मेंशन है तो ये स्ट्रक्चर आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है। तो इतना याद कर लोगे इसको। अब इसके जो नेम है वो बस NCERT में, बाकी तो धीरे धीरे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे। और इसका जो नेम है ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड भी आप बोल सकते हो, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी
बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हो, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये केसेस आपको याद करने हैं क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछ सकता है। एंड इंट्रामोलिकुलर के और भी बड़े इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे है निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट NiDMG ट्वाइस, तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो आप 12th क्लास में इस तरह की बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे निकल सेंट्रल है, सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ DMG ग्रुप लगे हैं 2, इनके जो OH और ये O है इनके बीच में हो रही है H बॉन्डिंग, इनके बीच में भी हो रही है H बॉन्डिंग। तो एक ये हो जाता है एग्जांपल NiDMG ट्वाइस का, ठीक है। देन अब जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन ही H बॉन्डिंग करते हैं, कभी कभी क्लोरीन भी कर लेता है। क्लोरीन कब करेगा? जब उसमें पोलैरिटी काफी स्ट्रांग डेवलप हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो क्लोरीन और नाइट्रोजन की ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर नाइट्रोजन छोटा है तो वो इसलिए H बॉन्डिंग अच्छे से कर पाता है, क्लोरीन बड़ा है इसलिए वो अच्छी H बॉन्डिंग नॉर्मली नहीं कर पाता। पर जब यहाँ पे जैसे कार्बन पे 3 क्लोरीन बॉन्डेड हैं और इसके साथ नेक्स्ट जो कार्बन, तो ये CCl3 CHOH ट्वाइस, CCl3 CHOH ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड क्लोरल हाइड्रेट। तो क्लोरल हाइड्रेट में जो OH ट्वाइस हैं, इन OH के ऊपर पोलैरिटी है, तो इस पोलैरिटी की वजह से, और 3 क्लोरीन है तो इसकी वजह से यहाँ पे इस क्लोरीन और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो याद रखना कि क्लोरीन भी H बॉन्डिंग करता है, उसका एक इंपॉर्टेंट केस है क्लोरल हाइड्रेट। फिर नेक्स्ट इज वाटर में देखो, तो वाटर में स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेंट होता है 104.5 डिग्री, तो रफली इसको ले लो इतना। तो देखो ऑक्सीजन अगले के हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये इनके बीच में H बॉन्डिंग हो रही है, ये वाटर मॉलिक्यूल अगले से कनेक्ट हो रहा है, वो अगले से कनेक्ट होगा, ये इस तरफ कनेक्टेड है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब एक वाटर मॉलिक्यूल कितनी H बॉन्डिंग करता है? एक एटम वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स 4 H बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। तो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। 4 कैसे बनाता है? देखो H2O में हाइड्रोजन 2 हैं, ये बनाएगा ये आगे, ये बनाएगा आगे। ऑक्सीजन भी 2 बनाता है, तो ऑक्सीजन के 2 बनते हैं, हाइड्रोजन के 2 बनते हैं, तो पर वाटर मॉलिक्यूल वी हैव 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये जो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनका, इसकी वजह से होता क्या है? सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए उनको हीट करके वेपर में कन्वर्ट करने में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, बिकॉज वी हैव टू ब्रेक दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, तभी तो ये अलग होंगे। जब ये अलग होंगे, दूर दूर होंगे, तभी तो वेपर फेज में जाएंगे, क्योंकि वेपर और लिक्विड में डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस का। दूर कर दोगे तो वेपर हो गए, नज़दीक कर लोगे तो लिक्विड हो गए, और ले आओगे तो सॉलिड हो जाती हैं चीज़ें जनरली, राइट। Then H2O exists as liquid at room temperature, that is because of hydrogen bonding। ये नहीं होती तो हाइड्रोजन, तो H2O गैस होना चाहिए था। Then H2O का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है H2S के कंपैरिजन में, इवन अल्कोहल के कंपैरिजन में, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन के एक तरफ कार्बन होता है, वो H बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, तो एक ही हाइड्रोजन H बॉन्ड कर पाएगा इसमें। तो अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी कम होती है, इसलिए उसके बॉइलिंग पॉइंट उतने अच्छे नहीं जितने हाई वाटर के हैं। तो ये दोनों चीज़ें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हैं, दोनों इफेक्ट। फिर HF में अगर हम देखें तो HF का लीनियर चेन नहीं बनती है। HF में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इट्स अ जिगजैग चेन इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, जिसमें जिगजैग में जो ये V शेप बन रहा है, इसके जो एपेक्स है, ठीक है, यहाँ पर फ्लोरीन आता है, यहाँ बीच में H मत लगा देना, यहाँ बीच में फ्लोरीन आता है, और एंगल जो है रफली 120 डिग्री है, तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी की वजह से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एंड HF हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HI, HCl, HBr, क्योंकि उनमें कोई इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। देन बाइकार्बोनेट्स HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट्स जो आप S ब्लॉक में पढ़ेंगे, बाइकार्बोनेट्स में भी आपस में सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। तो ये HCO3 नेगेटिव के 2 आयन्स आगे, दोनों आयन्स के बीच में इस तरह से ये अरेंज हो जाते हैं, O नेगेटिव के सामने H और दूसरे O नेगेटिव के सामने H, तो इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी
RCOOH को, दोनों को, दो मॉलिक्यूल को इस तरह से रखेंगे हम, तो इस तरह से इन दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक इस साल के नीट 2018 में आया था। कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रा मॉलिक्यूलर, सॉरी नॉट इंट्रा, इट इज इंटर मॉलिक्यूलर, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में है, तो इट इज इंटर मॉलिक्यूलर, राइट। ये वाली भी कैसी, इंटर मॉलिक्यूलर, ये वाली भी कैसी है, इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, तो जिसमें सबसे ज्यादा पोलैरिटी आती है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं फ्लोरीन एटम्स से। ड्यूटीरियम, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम, उनमें ड्यूटीरियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसलिए उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यूटीरियम के ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। देन F नेगेटिव का जब HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो वो इतना स्ट्रांग बनता है, ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि जो हाइड्रोजन है ये इस वाली फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड है या इसके साथ। दोनों बॉन्ड लेंथ रफली बराबर हैं और हाइड्रोजन एग्जैक्टली बीच में होता है। इट्स कॉल्ड अ सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इट्स अ सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग। तो ऐसी H बॉन्डिंग जिसमें H दोनों एटम्स के जो दोनों तरफ हैं उसके बिल्कुल बीच में हो। अदरवाइज क्या होगा, जब आप AH का B के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो AH के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये छोटा है, तो H और B के बीच में डिस्टेंस बड़ा है, ये अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड है। पर ये एक सिमेट्रिकल है और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसकी बॉन्ड एनर्जी जो डेल्टा H है 161 किलो जूल पर मोल है, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज करता है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर की एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक्सेप्शन नहीं है। वाटर के बीच में जो बॉन्ड बनता है आइस में, उसका बॉन्ड एनर्जी मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 25 किलो जूल पर मोल है। फिर ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, जब OH का N के साथ बने तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, OH का O के साथ बने ये उतना अच्छा नहीं है, NH का N के साथ उससे कम। तो OH का N के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, OH का O के साथ थोड़ा कम है, NH का N के साथ उससे भी कम है। देन द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ये H बॉन्डिंग कर पाता है, क्योंकि आप बोलोगे सर हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्यों बनाता है, कुछ तो होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, देखो इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टी है दैट इज इट्स स्मॉल साइज, एब्सेंस ऑफ एडिशनल ऑर्बिटल्स। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एडिशनल ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है इसके पास। ठीक है, एंड एक तरह से लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसकी वजह से इसके ऊपर इजीली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि दीज आर द फैक्टर जो बाकियों में नहीं मिलते, इसलिए इसके केस में H बॉन्डिंग जैसा सिनेरियो आ जाता है। फिर और क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके थ्रू, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ आइस एंड वाटर इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। नाउ दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम, आपको ये ढूंढना है, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, तो वहाँ पर दिखाएंगे कि आइस का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है उसमें H बॉन्डिंग है और बीच में एम्प्टी स्पेस रह जाते हैं। एम्प्टी स्पेस में एयर ट्रैप्ड होगी जिसकी वजह से डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। दिस इज़ फॉर यू, इसको यूट्यूब पे देखोगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि 3D में एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता, एंड यू विल लर्न अ फ्यू मोर थिंग्स। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसके बारे में भी ढूंढो क्यों। दिस इज कॉल्ड एनॉमलस बिहेवियर ऑफ आइस एंड वाटर। बाकी H बॉन्डिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द हेलिक्स ऑफ DNA, जहाँ पर थाइमिन और एडिनिन के बीच में H बॉन्ड होता है, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हो सकता है। तो आप इसको भी एक बार पर थोड़ा सर्च कर लो, दिखेगा आपको, तो पता लगेगा कि DNA में भी H बॉन्डिंग है। इसी वजह से DNA उस पर्टिकुलर शेप को रिटेन करता है। तो हमारे एग्जिस्टेंस ही H बॉन्डिंग की वजह से है, एक तरह से देखा जाए। वो नहीं होती तो DNA वो पर्टिकुलर शेप नहीं ले पाता। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से विस्कोसिटी बढ़ती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड रहेंगे मॉलिक्यूल्स, उनका मूवमेंट आपस में थोड़ा सा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, मूव नहीं कर पाएंगे इजीली एक दूसरे के ऊपर लेयर्स, तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे इससे ज़्यादा बहुत डिटेल हम पढ़ सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ हो, वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ भी हो जाती है, राइट। बट उतना हमें डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, next we have some problem, question number 31. So this question is for you. You try to solve this question, and in the next lesson we will, or maybe just after a few minutes,
we can discuss this. Then question number 32, then question number 33, question number 34, क्वेश्चन 35, 36, 37. तो ये सारे क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं. एंड आफ्टर दैट वी विल, ओके, वी हैव क्वेश्चन 38 ऑल्सो. एंड देन वी विल टॉक अबाउट द ओवरलैपिंग की ओवरलैपिंग कितनी अच्छी होती है. जो वीबीटी में आपने पढ़ा था एसएस, एसपी और पीपी ओवरलैप, उनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ज़्यादा वीक कौन है, और उसके बाद फिर हम एमओटी स्टार्ट करेंगे. राइट, सो ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट, फिर देखते हैं इनका सोल्यूशन पार्ट.